बीएससी भाग द्वितीय के समस्त विद्यार्थियों को भी मेरी ओर से नमस्कार, सुप्रभात, प्रणाम एवं स्वागतम। आज के व्याख्यान प्रस्तुतिकरण में बीएससी भाग द्वितीय के समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, विगत व्याख्यानों में हम बीएससी भाग द्वितीय के इकाई प्रथम के ऊष्मागतिक प्रथम के विभिन्न विषयों एवं शीर्षकों पर हम चर्चा कर रहे थे, अपना व्याख्यान प्रस्तुत कर रहे थे, जिसमें हम ऊर्जा, ऊष्मागतिकी प्रक्रम, ऊष्मागतिकी प्रक्रम में समदाबी प्रक्रम, समायतनिक प्रक्रम, रुद्धोष प्रक्रम, उत्क्रमणी प्रक्रम एवं अनुत्क्रमणी प्रक्रमों के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। आज हम एक विशेष एवं रोचक विषय जिसका नाम ऊष्मा रसायन है पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इकाई प्रथम के दो भाग होते हैं। पहला वाला भाग ऊर्जा से संबंधित था, दूसरा वाला भाग ऊष्मा रसायन से संबंधित था। सबसे पहले मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा, अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन के परिक्षेत्र में ऐसी काफ़ी सारी अभिक्रियाएं हैं, सम्मिलित है, जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, और कुछ ऐसी भी अभिक्रियाएं ज्ञात है जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऊष्मा का ऊर्जा, एंथैल्पी और एंट्रोपी के मध्य क्या संबंध होता है, ऊष्मागतिकीय एवं अवस्था चरों से ऊष्मा रसायन किस प्रकार से संबंधित होती है, आज हम इसी विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। शीर्षक मैंने ऊष्मागतिकी प्रथम का ब वाला भाग जो है, जिसको ऊष्मा रसायन कहा है, आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इसके परिभाषा पर जो है प्रकाश डालते हैं। इसकी परिभाषा में हम इस तरह से अपने ध्यान केंद्रित करेंगे, इस तरह से सुपरिभाषित करेंगे कि ऊष्मा रसायन भौतिक रसायन की वो शाखा है जिससे के अंतर्गत ऊष्मीय अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है एवं ऊष्मीय अभिक्रियाओं में सम्मिलित ऊष्मा का आंतरिक ऊर्जा U अथवा E, एंट्रोपी S अथवा एंथैल्पी के मध्य क्या गुणात्मक संबंध होता है, ऐसी शाखा भौतिक रसायन की ऊष्मा रसायन कहलाती है। पुनः ऊष्मा रसायन भौतिक रसायन की वो शाखा होती है जिसके अंतर्गत ऊष्मीय अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, ऊष्मा रसायन में ऊष्मीय अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है। पहले वाली जो अभिक्रिया होगी वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी, और दूसरे वाली जो अभिक्रिया होगी वो ऊष्मा जो है शोषी अभिक्रिया होगी। इस ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं में मैं आपको ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं में आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा मैं कि मेरा एक सवाल सभी विद्यार्थियों से है। मैंने दो तरह की समीकरणें श्याम पट्टे पर अंकित की है, दो तरह की प्रकार रासायनिक समीकरणें मैंने श्याम पट्टे पर अंकित की है, N2 + थ्राइस H2, और ये हो जाएगा ΔH बराबर -22.4 के। दूसरा है N2 + O2 ΔH बराबर जो है +43 की जो है मैंने यहाँ पर श्याम पट्टी पर अंकित की है। सामान्यतया संक्षिप्त में मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, ऊष्मीय रासायनिक अभिक्रियाएं दो प्रकार की अभिक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है जिसके बारे में समस्त विद्यार्थी, और एक जो इसके लिए मूलभूत जो इसकी परिभाषा है जिस पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं,
ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रियाएं वो अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा मुक्त होती है। द्वितीय प्रकार की अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं होती है जिसमें ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं होती है। सामान्यतः जब इस विद्यार्थियों से प्रश्न पत्र में जब कोई भी समीकरण के बारे में पूछा जाता है कि ये अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी है या ऊष्मा शोषी है, सामान्यतः विद्यार्थी ऋणात्मक जो चिन्ह होता है उसको ऊष्मा शोषी मानते हैं और धनात्मक जो चिन्ह होता है उसको ऊष्मा क्षेपी मानते हैं, क्योंकि धनात्मक जो चिन्ह होता है उसको ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं के लिए प्रयोग में लाया जाता है एवं ऋणात्मक चिन्हों को ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। अगर मेरा सवाल सभी विद्यार्थियों से इस समीकरण नंबर 1 जो मैंने ऊष्मीय रासायनिक समीकरण लिखी है, इसके लिए यदि मैं आपसे सवाल पूछूं तो ऋणात्मक चिन्ह के आधार पर छात्र इसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बताते हैं और धनात्मक चिन्ह के आधार पर जो है इसको ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं बताते हैं। पुनः मैं आपका दृष्टांत यहाँ पर जो है श्याम पट्टे पर जो है केंद्रित करना चाहता हूँ। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं वो अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसको मैंने दो तरीके से दो रिएक्शंस लिखी है, N2 + थ्राइस H2 ट्वाइस NH3 + 22.4 किलो कैलोरी। इसी को मैंने जो है परिवर्तित रूप में लिखा है N2 + थ्राइस H2 ट्वाइस NH3 ΔH बराबर -22.4 के। आप देखेंगे यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर ये जो राशि है ये ऊष्मा को बताएगी, ये धनात्मक है। नीचे वाली जो राशि है ये एंथैल्पी को बताएगी, ये ऋणात्मक है। इसी तरह से ऊष्मा शोषी अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा का विनाश होता है, नाश होता है, ऊष्मा अवशोषित होती है। और ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं का दृष्टांत मैंने श्याम पट्टे पर अंकित किया है N2 + O2 ट्वाइस NO। इसको यहाँ पर मैंने ऋणात्मक 43 के रूप में अंकित किया है। इसी अभिक्रिया को मैं ΔH + 43 के रूप में अंकित किया है। सवाल ये हमारे पास में ये उठता है, सवाल हमारे पास में ये प्रश्न जो है एक सोचना का विषय है कि जब ऊष्मा धनात्मक होती है, यहाँ पर देखेंगे तो उसका विपरीत एंथैल्पी जो है उसके ठीक विक्रम या विपरीत चिन्ह में क्यों प्रकट की जाती है, क्यों लिखी जाती है। आप देखेंगे +22.4 ΔH -22.4। ऐसी स्थिति में विद्यार्थी भ्रम की स्थिति में होते हैं। ऊष्मा यहाँ पर -43 है, इसी का एंथैल्पी रूप जो है +43 है। संक्षिप्त में मैं आपको एंथैल्पी और ऊष्मा के बीच में वैसे तो संबंध जो है ΔQ बराबर जो होता है -ΔH के होता है, लेकिन ये जो हमारे पास में जो ऊष्मा और एंथैल्पी के मध्य ये संबंध जो विपरीत प्रकृति का आता है, विपरीत चिन्हों की प्रकृति का आता है, ये कैसे आता है। आप सभी विद्यार्थियों को अपने दिमाग में एक बात ऊष्मा गति के रूप से जो है ध्यान में रखनी है, आपको केंद्रित करनी है। इसको समझाने के लिए धनात्मक और ऋणात्मक एंथैल्पी और ऊष्मा के मान को प्रदर्शित करने के लिए श्याम पट्टे पर मैंने एक गर्म जल वाला एक बीकर जो है एक दृष्टांत के रूप में, एक प्रदर्शन के रूप में रहा है। गर्म जल जो होता है, इस गर्म जल को जो है गर्म जल जो है इसको तंत्र कहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि तंत्र वो होता है जिसको पारिपार्श्विक में जो है आप देखेंगे ब्रह्मांड में जो है भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के लिए प्रयोग के लिए जो है प्रेक्षित किया जाए, वो निकाय वो युक्ति जो है तंत्र कहलाती है। आप देखेंगे गर्म जल युक्त ये बीकर एक तंत्र का कार्य करता है, इसका बाहरी वाला भाग जो है पारिपार्श्विक का कार्य करता है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। मैंने जो है उच्चतम दिशा की ओर जो तीर की जो निशान है, ऊष्मा जारी है और पारिपार्श्विक में जाकर के जुड़ जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर +Q ऊष्मा जो है पारिपार्श्विक में वृद्धि हो जाती है और आप देखेंगे जो ऊष्मा वहाँ पर गई है तो पारिपार्श्विक और तंत्र के बीच में अंतर के लिए सुस्पष्ट करने के लिए तंत्र के रूप में जो है एंथैल्पी प्रयोग में ली जाती है, जबकि पारिपार्श्विक के रूप में जो है ऊष्मा प्रयोग में ली जाती है। दोनों में मूलभूत विभेदन के लिए, अंतर के लिए फिर से सुनिए। ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रियाओं में पारिपार्श्विक में जो है +ΔQ जो है ऊष्मा में जो है वृद्धि होती है, लेकिन उसी क्रम में तंत्र की जो एंथैल्पी है उसका मान जो है -ΔH के रूप में कमी होगी। इसी तरह से आप देखेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं में पारिपार्श्विक से ऊष्मा
तंत्र के भीतर माइनस डेल्टा क्यू के रूप में जाती है, तो हम कहेंगे तंत्र की जो एंथैल्पी है उस एंथैल्पी का मान जो है प्लस डेल एच से बढ़ जाता है। तो दोनों फिर से पुनः संक्षिप्त में दोहरा देना चाहता हूँ, पारिपार्श्विक के रूप में ऊष्मा और तंत्र के रूप में एंथैल्पी, और इसी वजह से जो है डेल्टा क्यू बराबर माइनस डेल एच के होता है। तो आप केवल मात्र जो है जब यहाँ पर लिखा हुआ प्लस, तो ऐसी स्थिति में जो है आप ऊष्माक्षेपी मानेंगे, कोमा लगा कर जब लिखा हुआ वो राशि जो है उसे का नेगेटिव होगा, आप देखेंगे है तो पॉजिटिव धनात्मक, लेकिन उसी राशि को जो है ऋणात्मक माइनस 22.4 जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं को दर्शाता है। ऊष्मीय अभिक्रियाओं हैं जो है उनको लिखने की विधि क्या है, किस तरह से प्रदर्शित की जाती है, उनको लिखने का सही तरीका क्या होता है, आने वाले व्याख्यानों में हम इसको जो है चर्चा करेंगे, इस पर प्रकाश डालेंगे। आप सभी से विनम्र अनुरोध है, श्याम पट्ट पर अंकित महत्वपूर्ण समीकरणों को आप जो है नोट कर लें, ताकि परीक्षा की दृष्टि से आप इन सभी को जो उपयोगिता जो है साबित हो सके। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।